केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। खबरों की शुरुआत करते हैं जयपुर से। जयपुर के चोमू में पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों पर पुलिस ने तगड़ा एक्शन लिया है। चोमू में जिस मस्जिद के पास पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, वहां के कई मकानों में पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने रेड मारी। उनमें से कई मकानों की छतों पर ईंट और पत्थरों के ढेर मिले हैं। इस मामले में पुलिस ने करीब 100 लोगों को हिरासत में लिया है। बवाल तब शुरू हुआ जब मस्जिद के बाहर रखे गए पत्थरों को हटाने का काम शुरू किया गया। लेकिन पूरा मामला क्या है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। ईमान से बढ़कर नहीं है, मैंने एक पत्थर भी नहीं उठाया, आपकी कसम। नहीं फेंके पत्थर, पता नहीं, मेरे को पता नहीं। राजस्थान के चोमू में घमासान। मस्जिद से पत्थर हटाने पर भड़के भाईजान। मस्जिद से पुलिस वालों पर पत्थरों की बरसात। आरोपियों का शुरू हुआ हिसाब किताब। राजस्थान के चोमू में एक मस्जिद से पुलिस वालों पर जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस वालों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। वहां मौजूद एक मस्जिद से पत्थर चलाए गए और तब तक चलाए गए जब तक पुलिस वाले और सुरक्षा बल के जवान खूनम खून नहीं हो गए। और ये आप तस्वीर देखिए, कलंदरी मस्जिद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कल बीती रात 3 बजे पथराव हुआ है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोट आई है। पुलिस को, प्रशासन को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और इस वक्त ये एक पुलिस छावनी में ये पूरा इलाका जो है वो बदल चुका है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से आगे भी और पीछे भी और ये पूरे इलाके में कंस्ट्रक्शन को लेकर चीजें बेहतर की जा रही हैं। सड़क चौड़ीकरण कहें या इसे जो नाम दें, यहाँ पर बताया जा रहा था कि एक पुलिस के जवानों के बैठने के लिए एक छोटा सा एंगल जो है वो तैयार किया गया था बिल्कुल यहाँ पर मस्जिद के पास। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं मुस्लिम समुदाय के, उन्हें लगा कि ये कहीं मस्जिद न तोड़ दें, इस वजह से रात में वे इकट्ठा होते हैं। पूरे दिन पहले ये सारी चीजें बेहतर तरीके से चल रही हैं, प्रशासन को जो करना था वो किया। लेकिन रात में करीब 3 बजे जो बची खुची पुलिस फोर्स थी उस पर यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमला बोल दिया, पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस घटना के बाद चोमू में हालात बिगड़ गए। जहां तहां पुलिस तैनात करनी पड़ी। सुरक्षा बल के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला और फिर शुरू हुई आरोपियों की धरपकड़। पुलिस ने जिन आरोपियों की पहचान की, उन्हें उनके बिलों से खोद खोद कर बाहर निकाला और हिरासत में ले लिया। इनमें कई तो महिलाएं भी थीं। ये दर्जन भर से ज्यादा आरोपी अब तक पकड़ लिए गए। बोलो क्या हुआ था? नहीं सर, हम लोग नहीं है सर, हम लोग तो पुलिस क्यों पकड़ के ले जा रही भाई? पता नहीं सर, हम लोग तो गरीब ना। कहाँ थे जब पथराव हुआ था? हम लोग सो रहे थे सर। आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर पुलिस लेकर जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोग ताली बजा रहे हैं प्रशासन के इस एक्शन के बाद। हंगामा करने वालों की प्लानिंग कितनी घातक थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन लोगों ने अपने मकानों की छतों पर बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे कर रखे थे। मतलब चोमू में आधी रात में जो पत्थरबाजी हुई वो कोई संयोग नहीं बल्कि सोचा समझा प्रयोग था। ये देखिए, इन्हें कुछ नहीं पता। ये देखिए सबूत, ये देखिए, इन्हें कुछ नहीं पता है। ये अगर सिर पर गिरे तो क्या होगा? देखिए, ये सबसे छोटा है। ये देखिए, और यही वजह है कि लगातार एक्शन यहाँ पर जारी है। हर एक घर में ऐसी। ये देखिए, ये पत्थर नहीं तो क्या है? आगे देखिए, नीचे की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ऊपर सबूत, नीचे आरोपी पकड़ के ले जा रही है पुलिस। चोमू में पुलिस वालों पर यह भीषण हमला सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि पुलिस ने एक मस्जिद के बाहर रखे पत्थरों को हटवा दिया। असल में पुलिस वहां ट्रैफिक सुधारने के काम में लगी थी और इसी के लिए पुलिस ने मस्जिद के बाहर रखे पत्थरों को वहां से हटाने का काम किया। इस पर कुछ मुसलमान बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने रात के 3 बजे पुलिस वालों पर पत्थर चला दिए। इस घटना में कई पुलिस वाले घायल हो गए और उन्हें बुरी चोटें आईं।
बीजेपी नेता और इलाके के पूर्व विधायक रामलाल शर्मा के मुताबिक कोर्ट ने उस मस्जिद को अवैध बताया। इसके बाद मस्जिद से जुड़े लोगों ने खुद ही उन पत्थरों को वहां से हटाने पर हामी भी भरी थी। देखिए, 40 साल पहले एक विवाद हुआ था और उस विवाद का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। मुंसिफ कोर्ट का जब फैसला आया तो फैसले में यह था कि कोई धार्मिक स्थल नहीं है, ये सड़क के ऊपर अतिक्रमण है, नेशनल हाईवे ये रोड है, रोड के ऊपर अतिक्रमण है और पुराने समय में कोई 6x4 का चबूतरा बना हुआ था। बाकी कोई धार्मिक स्थल नहीं है। कलंदरी मस्जिद का ना अनुचित है, गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि मस्जिद से जुड़े लोगों को मालूम था कि उन्होंने अतिक्रमण किया है। वो खुद पत्थरों को हटाने के लिए भी राजी थे, लेकिन पुलिस के एक्शन से वो नाराज हो गए और फिर तथाकथित शांति दूतों ने मस्जिद से पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। हालांकि रात में हुई इस पत्थरबाजी की घटना पर सुबह से ही एक्शन शुरू हो गया। पुलिस वालों ने लोगों की पहचान कर उन्हें ढूंढा और उनका पक्का इलाज किया और वहाँ पे परमानेंट अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। इसको हम समझाइश से उसको हटवा रहे थे। इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ पे पथराव किया पुलिस पर, जिसमें हमारे कुछ जवानों के चोटें आई है। उसमें हम प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी हालात को नियंत्रण में रखने के लिए क्या कुछ किया? नहीं, हमारे यहाँ पर्याप्त जाब्ता तैनात है और आप देख रहे हैं पूर्णतः यहाँ पे शांति है। क्या कहेंगे, जिस तरीके से आधी रात में पुलिस के जवानों पर यह पथराव हुआ है, इस मामले में किस तरीके से एक्शन लिया जाए? नहीं, इनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जो भी असामाजिक तत्व है उनको किसी भी रूप से बख्शा नहीं जाएगा। दिन भर चले हंगामे के बाद पुलिस ने चोमू में शांति कायम कर लेने का दावा किया। वहां पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती कर दी गई। इसके अलावा 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई ताकि सोशल मीडिया के जरिए इलाके में अशांति या उन्माद न फैले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। देश के कोने कोने से बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता अलग ही राग अलाप रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी इसमें भी भारत को ही घसीट रहे हैं। इतना ही नहीं, राशिद अल्वी ने भारत की शेख हसीना को शरण दिए जाने को लेकर के भी सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट देखिए। जल रहे बांग्लादेश में निशाने पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं। जिहादी गैंग ने पहले दीपू दास को पीट पीट कर मार डाला और जिंदा जला दिया। बिल्कुल उसी पैटर्न पर अमृत मंडल की भी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। सिर्फ दिसंबर महीने में 11 हिंदुओं की हत्या हुई। हिंदुओं के 100 से ज्यादा घर जला दिए गए। हिंदुओं को घरों में बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश हुई। हिंदुओं के करोड़ों की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया। साल 2024 में बांग्लादेश में हुए गृह युद्ध में भी हिंदुओं को टारगेट किया गया था। शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाली। जमात और कट्टरपंथियों को हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने की मानो खुली छूट दी गई। उस समय सैकड़ों हिंदुओं की हत्या हुई और हजारों हिंदुओं के घर जलाए गए, लेकिन यूनुस सरकार कार्रवाई करने के बजाय मौन रही। बांग्लादेश में आम चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही फिर से माहौल बदला। ढाका में अचानक संदिग्ध हालत में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या हो गई और फिर से हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए। हैरानी इस बात को लेकर के है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी इसमें भी भारत को घसीट रहे हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बांग्लादेश के अंदर किसी की लिंचिंग इसलिए की जाए कि वो हिंदू कम्युनिटी से है, इससे ज्यादा घिनौनी बात कुछ नहीं हो सकती है। दुनिया के अंदर कहीं भी लिंचिंग होती है, वो बांग्लादेश हो कि भारत हो, वो निंदनीय है और इससे पूरे देश की छवि पूरी दुनिया के अंदर खराब होती है। राशिद अल्वी ने सिर्फ भारत को घसीटा ही नहीं, बल्कि शेख हसीना की भारत में शरण लेने पर भी सवाल खड़े किए। बांग्लादेश की राजनीति न करें। अगर उन्हें भारत सरकार, बीजेपी की सरकार इजाजत देती है कि दिल्ली में रह के बांग्लादेश की राजनीति करेंगी,
तो भारत के और बांग्लादेश के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं हो सकते हैं। और आज जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हो रहा है हमारे खिलाफ, वो होता रहेगा। मेरी समझ से बाहर है कि क्या भारत सरकार के अंदर इतनी समझदारी नहीं है। भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते रखने वाली शेख हसीना को लेकर भारत सरकार का रुख अभी भी वही है जो पहले था। कांग्रेस जैसा राग कट्टरपंथी मौलाना साजिद रशीदी का भी है। उन्हें ढाका में हिंदुओं पर अत्याचार नजर नहीं आ रही है, उल्टा वो यूनुस के जिहादियों का बचाव कर रही है। एक खबर ये भी आई है कि दीपू ने इस निंदा की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहा है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि इस तरह की हत्या लोकतांत्रिक देशों में नहीं होनी चाहिए। इस्लामिक देश जहां हैं उस पर एक कानून है, इस निंदा के कानून है और उनको सजा दी जाती है, लेकिन यहां नहीं दी जाएगी। मगर जो लोग इसको जेनोसाइड कह रहे हैं, कहां से जेनोसाइड है मुझे बताइए आप। एक मौलाना साजिद रशीदी है जिनको हिंदुओं पर जुल्म नहीं दिख रहे हैं, और दूसरा बांग्लादेश का मौलाना अताउर रहमान बिक्रमपुरी है, जिसे बांग्लादेश में हो रही साजिश साफ साफ दिख रही है। मौलाना अताउर रहमान ने गिरफ्तारी से पहले फेसबुक लाइव आकर ढाका की कथित क्रांति का क्रेडिट लेने वाले एनसीपी के नेताओं को बेनकाब कर दिया है। एनसीपी नेता आतंकी गतिविधियों में शामिल है। जमात नेताओं के आतंकी कनेक्शन का भी खुलासा हुआ। बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने में भी हाथ है। हाल में ही गड़बड़ियों की साजिश रचने का आरोप है। शेख हसीना के हटते ही यूनुस ने कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा दिया, जो सालों से पाकिस्तान की चाहत थी। यूनुस और मुनीर ने मिलकर बांग्लादेश में भारत विरोध साजिश रची। इसके लिए कट्टरपंथियों को आगे करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस वोट बैंक के लिए बांग्लादेश की आलोचना करने के बजाय हिंदुओं पर ही सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय की हद पार हो गई है। बांग्लादेश से आ रही तस्वीरें बेचैन करने वाली हैं। आंकड़े चिंताजनक हैं। केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 118 करोड़ हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। बांग्लादेश में आज जो कुछ हो रहा है उसका जबरदस्त विरोध भी लगातार जारी है। आज बंगाल में हजारों साधु संतों के साथ बीजेपी नेताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। देखिए तस्वीरें बंगाल से। बंगाल की सड़कों पर ये भगवा सैलाब आक्रोश है 100 करोड़ सनातनियों का, जिसकी जड़ें हैं बांग्लादेश में, जहां हर रोज कट्टरपंथियों का हुजूम हिंदुओं को निशाना बना रहा है। देश भर से सैकड़ों की संख्या में साधु संत कोलकाता की सड़कों पर इकट्ठा हुए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा को लेकर अपना आक्रोश जताया। गले में निर्दोष दीपू दास की तस्वीर थी। वही दीपू दास जिसे कट्टरपंथियों की भीड़ ने बांग्लादेश में बर्बरता के साथ मौत के घाट उतार दिया। प्रदर्शन में बंगाल बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी भी शामिल थे। बांग्लादेश की कठपुतली यूनुस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। यूनुस की तस्वीरों पर भी साधु संतों और आम लोगों का गुस्सा उतरा। शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि इस प्रदर्शन में देश भर से 1000 से ज्यादा साधु संत शामिल हुए, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा को लेकर जबरदस्त आक्रोश में हैं। 1000 साधु मठ मंदिर से निकल के आया है। ये दीपू दास जो होता हुआ उसका खिलाफ, और बांग्लादेश में डेली हिंदू निर्यातन बंद करो। आज डिप्टी हाई कमिश्नर मिल 4 दिन से लड़ाई चल रहा है। मिलने के लिए उन्होंने बताया हम लोग, मैं और 7 में 5 साधु अंदर जाऊंगा, बात करके आऊंगा। पूरा शांतिपूर्ण तरीके से हमारी कर्मसूची। हिंदू संगठनों के नेता साधु संत और शुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश हाई कमीशन तक मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। इतना ही नहीं, शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी अत्याचार को नहीं रोका गया तो गंगा सागर मेले में आए हजारों संत बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे।
वो लोग हम लोग को क्या एक्शन लिया और आने वाला दिन में हिंदू के ऊपर अत्याचार बंद हो, ये हमारी मांग है। नहीं तो जो गंगासागर मेला में यहाँ 5 लाख साधु आएगा, सब साधु यहाँ आकर बैठ जाएगा। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि केवल दिसंबर के महीने में बांग्लादेश में 11 हिंदुओं को कट्टरपंथियों ने मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा चटगांव और आसपास के इलाकों में हिंदू बस्तियों में भी आग लगा दी गई। हिंदुओं को लेकर बांग्लादेश में कितनी नफरत है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि खेतों में खड़ी फसल को भी आग के हवाले कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हिंसा पर मौन है, लेकिन हिंदू समाज के सब्र का बांध टूटने लगा है, जिसका असर केवल सीमावर्ती राज्य बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में मचे इस बवाल का कनेक्शन भारत से भी है। TISS यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट आई है, जिसे आधार बनाकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दावा किया कि हिंदुस्तान में रहकर काम करने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत से कमाए पैसों से बांग्लादेश में कट्टरपंथ को पालने पोसने में मदद कर रहे हैं। यानी भारत के पैसों से भारत में ही कट्टरपंथ और जिहाद का जहर घोला जा रहा है। लेकिन पूरा मामला क्या है, क्यों ये आरोप लगाए जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। ये बांग्लादेश की तस्वीरें हैं, जहां हिंदुओं पर अत्याचार की सीमाएं पार हो चुकी हैं। हिंदू मारे जा रहे हैं, जिंदा जलाए जा रहे हैं और बांग्लादेश की सरकार का मुखिया मोहम्मद यूनुस इस पर चुप है। लेकिन सोचिए, अगर ऐसी स्थिति भारत में बन गई तो यह खतरा बड़ा है और इसकी तरफ इशारा किया है बीजेपी के किरीट सोमैया ने। TISS यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुंबई में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठिए घर कर चुके। बांग्लादेश में आए इन लोगों ने कुछ के घरों का काम पकड़ा, कोई ATM और सोसाइटियों में गार्ड है और कुछ दुकानों या फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। लेकिन ये घुसपैठ की दीमक मुंबई को कैसे खोखला कर रही है, किसी को अंदाजा तक नहीं। TISS की रिपोर्ट के सामने आने के बाद किरीट सोमैया ने दावा किया कि मुंबई में अवैध या फर्जी कागजों के बल पर बड़ी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं। ये हर महीने 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक अपने घर के लोगों को यानी बांग्लादेश भेजते हैं। उनके भेजे यही पैसे वहां जिहाद की क्लास चलाने वाले चरमपंथियों के हिस्से जाते हैं और फिर भारत में कमाए गए उन्हीं पैसों से भारत में ही जिहाद की आग भड़काई जाती है। मतलब पैसा भारत के बाजार से कमाया गया, लेकिन उसका इस्तेमाल बाहर हो रहा है। और उस पर भी सबसे बड़ी बात यह कि इस पैसे का इस्तेमाल भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। कई राजनेता हैं जो कि घुसपैठियों को पूरी तरह से शरण देते हैं और उनके आधार कार्ड तक बनाने में काफी मदद करते हैं। हालांकि इन राजनेताओं को चुनावी फायदा जरूर होता है घुसपैठियों की वजह से, लेकिन देश की सुरक्षा अंदर से खोखली होती सवाल है कि इन पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही और ऐसी क्या चीज है जो इन पर चाबुक चलाने में रोड़ा बन रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर मुंबई में घुसपैठियों का दबदबा बढ़ा कैसे? तो इसका जवाब है वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स। वो पार्टियां जिनके लिए मुस्लिम समुदाय के लोग उनके कोर वोटर हैं, वो इस दीमक को पनपने देती हैं। TISS की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में 1961 में कुल आबादी में करीब 88% हिंदू थे और अनुमान के मुताबिक 2050 आते आते मुंबई में हिंदू आबादी घटकर 54% हो सकती है। वहीं 1961 में मुंबई में मुसलमानों की जो आबादी सिर्फ 8% थी, 2050 तक उसके बढ़कर 30% होने की संभावना है। मतलब जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहा तो 2050 तक मुंबई में मुस्लिमों की आबादी कई गुना बढ़ जाएगी और हिंदू घटते चले जाएंगे। आरोप है कि वहां सोची समझी साजिश के तहत बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। कुछ पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इन घुसपैठियों के फर्जी कागज तैयार करवाती हैं ताकि वो मुंबई में ही जमे रहें और उनके लिए वोट करते रहें।
लेकिन ये देश के नजरिए से कितना बड़ा खतरा है उसका उन्हें अंदाजा तक नहीं। भारत में हर साल तकरीबन 40,000 घुसपैठिए आते हैं और कुछ को ही वापस भेजा जाता है, यानी कि एक बड़ी मात्रा में ये घुसपैठिए भारत में अपना घर बसाते हैं और यहाँ पे पैसा कमा के वो अपने देशों में वापस ये पैसा भेजते हैं जहाँ पे भारत के खिलाफ जिहाद की लड़ाई छेड़ी जाती है। इनमें से बांग्लादेश सबसे ऊपर के स्थान पर है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहली बात भारत में सारे घुसपैठियों का आना बंद किया जाए। घुसपैठियों को कवर फायर देने वाले ये वही लोग हैं जो बात बात पर उनके लिए तख्तियां लेकर सड़कों पर उतर आते हैं। CAA और NRC जैसे सुधारों के विरोध में प्रदर्शन होते हैं, हंगामा होता है। लेकिन बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर जुल्म होता है तो उनकी आंखों पर पट्टी बंध जाती है, मुंह में मौजूद जबान पर लकवा मार जाता है। लेकिन लगता है कि वो ये नहीं समझ रहे या फिर समझना ही नहीं चाह रहे कि उनकी ये वोट बैंक वाली राजनीति देश को अंदर से खोखला कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे लखनऊ की, जहां कहा जाता है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में ही, लेकिन लखनऊ वाले इस खबर को देखने के बाद अपना सिर झुका लेंगे। लखनऊ में लूट मच गई। अब आप सोचेंगे कि पैसा लूटा गया होगा, कोई खाने पीने का सामान होगा या फिर कोई ऐसी चीज होगी जो काम आ जाए। पर अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि लखनऊ में गमलों की लूट हुई है। सरकार ने लगवाए और लोगों ने लूट लिए। लेकिन पूरा मामला क्या है, देखिए रिपोर्ट में। तुम लोगों ने साथी जो है सब उठा लेंगे। ये बहुत बड़ा शर्मसार है। लखनऊ का सर झुक गया है। ये लखनऊ वो शहर जो तहजीब के लिए जाना जाता है। नवाबों का शहर। लेकिन कल से लखनऊ की लूट का किस्सा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। ये लोग सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात नहीं बल्कि गमले चुरा रहे हैं। जी, गमले। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। गाड़ी का नंबर लो। और ऐसा नहीं कि 1-2 लोग हों या 10-12 गमले ही चोरी किए गए ना, पूरी लेन साफ हो गई। सरकार ने लखनऊ की खूबसूरती बढ़ाने के लिए गमले लगाए थे और लोगों ने उन पर ही हाथ साफ कर दिया। चोरी कर रही गमले, मोदी जी गए गमला चुराना शुरू कर दिया। 25 दिसंबर यानी एक दिन पहले अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने शिरकत की और इसी वजह से वहां आसपास बागवानी विभाग ने लाखों रुपए खर्च कर उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए गमले लगवाए। रंग बिरंगे फूलों वाले वो गमले इसलिए लगाए गए ताकि उस जगह की खूबसूरती बढ़े। लेकिन कार्यक्रम खत्म होते ही उन रंग बिरंगे फूलों वाले गमलों की लूट मच गई। देख सकते हैं कि अभी भी लोग यहाँ से गमले चुराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ये 2 महिलाएं यहाँ पर रुकी हुई, इनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे और देखेंगे। मैडम, हेलो मैडम, एक मिनट रुकिए जरा। देखिए, ये गमला चोरी करने की कोशिश ये भी कर रही थी और यहाँ से ये भाग रही हैं। ये तस्वीरें कल से ही सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, लेकिन इसके कई दूसरे हिस्सों में ऐसे जो शोकेस के लिए लगाए गए थे गमले और फूल, उन्हें लोगों ने चुरा लिए हैं। कोई स्कूटर से आया, कोई ऑटो से और कुछ लोग तो पैदल ही वहां से गमले उठाकर चलते बने। हद तो तब हो गई जब लोगों ने उन गमलों में भी चॉइस करना शुरू कर दिया। जो पसंद आया रख लिया, जिसमें अच्छे फूल थे उसे साथ ले गए और जो नहीं पसंद आया उसे वहीं फेंक दिया। एक लड़का था, वो झोले में 2-3 गमले चुरा के लेके जा रहा था। मैंने उसको डांटा, बोला ये गलत चीज है, ये चोरी करने के लिए नहीं, ये दिखाने के लिए, अच्छा लगने के लिए रखा गया है। वो उसको डांटा मैंने, रखवा दिया। यहाँ लोग बहुत गलत कर रहे हैं, ये करना नहीं चाहिए। यानी लखनऊ के इन लोगों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हमारे दिमाग में घर कर चुकी फ्री वाली सोच नहीं बदलने वाली। हैरत की बात यह रही कि लोग कैमरा देखकर भी नहीं रुके।
उनमें कुछ तो मजाक मजाक में अपने ही घर के लोगों का चोरी करते हुए वीडियो बनाते रहे। हालांकि सोशल मीडिया पर इनके चेहरे नहीं छिप पाए। नवाबों के शहर में गमले चोरी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। लखनऊ की मेयर ने इस पर एक्शन लेने की बात कही और साफ कर दिया कि जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया उनसे हिसाब लिया जाएगा। ये बहुत बड़ा शर्मसार है। लखनऊ का सर झुक गया है और बहुत बड़ा तोहफा हम लोगों को मिला था कल, और जो ये किया गया है गलत किया गया है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों के तो पोस्टर भी लगने चाहिए। सवाल ये नहीं कि चोरी करने वालों पर क्या एक्शन हो, सवाल ये कि सोच में बदलाव कब आएगा। इससे पहले गुरुग्राम से भी ऐसी तस्वीरें आ चुकी हैं। दिल्ली में हुई G20 समिट के दौरान दिल्ली और गुरुग्राम के कई इलाकों में गमले चोरी की ऐसी ही घटनाएं हुई थी। हालांकि उसके बाद आरोपियों पर एक्शन भी लिया गया, लेकिन ये घटनाएं थमती तो नहीं दिख रही। बस शहर बदल जाते हैं, लेकिन सोच वहीं की वहीं रह जाती। फ्री का मिले तो लूट लो, चाहे वो सरकार के लगाए गमले हों या फिर टैंकरों के पलटने पर गिरा तेल या दूध। सड़क पर है तो ये मान लिया जाता है कि वो तो अपना ही है। इस पर बवाल मचने के बाद वहां कुछ पुलिस वाले तैनात कर दिए, जिन्होंने न सिर्फ लोगों को गमले उठाने से रोका, बल्कि जो गमले गिर गए थे उन्हें दोबारा ग्रिल में लगवाए। इनमें कुछ गमले टूट गए थे तो उनकी जगह नए गमले लगवा दिए गए, ताकि उस जगह की सुंदरता बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दयानंद सरस्वती के शिष्य, महान राष्ट्र भक्त और तमाम जो खबरें हैं लगातार दिखा रहे हैं आपको। यहाँ रुक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। कहीं मजा आइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।